हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कंटिन्यू करते हैं अपने ई कॉमर्स के लेक्चर को। और सॉरी, फिर से मैं लेट लेके आ रहा हूँ वीडियो। बट क्या करें यार, मेरी भी पढ़ाई है और आप लोग भी अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ठीक है, चलो जी, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इन वीडियोज़ से, इसलिए मैं फिर आ गया। करते हैं यार ई कॉमर्स को फिनिश ना। तो हम आ गए हैं यूनिट 5, लेसन नंबर 1। और हमारा पेज नंबर है 134 आउट ऑफ 190। तो मोर देन 60% 70% हम कर चुके हैं। और अब हम करने जा रहे हैं, चैप्टर है सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सिक्योरिटी, मीनिंग एंड इशू। यार इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो बात ये हो गई कि अब तो हम इंटरनेट से बिजनेस कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर इंटरनेट की मदद से इतने सारे बिजनेसेस हो रहे हैं और हम भी अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो बिजनेसेस हमें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लाइक ग्रॉसरी आइटम्स, मतलब घर में राशन से लेके अपनी पढ़ाई के लिए किताबें, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी, है ना, मतलब बहुत, ये खाने पीने के लिए हम चीज़ें चाहते हैं वहाँ पे ई कॉमर्स, मतलब वहाँ पे हम स्कैन कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो लगभग लगभग हमारी लाइफ में ई कॉमर्स का बड़ा रोल है। आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं करते, मैं नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया तो कर रही है और हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अब हम उस करने वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमारी जो बीकॉम की स्टडी है या फिर कॉमर्स की स्टडी ना, ये एक सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए नहीं है। ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, अरे यार ये बिजनेस कर सकते हैं। कॉमर्स मतलब क्या है, बिजनेस करना। और हम कॉमर्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बिजनेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो चलो, अब हम बिजनेस कर रहे हैं जी ई कॉमर्स का। तो अब आप जब ई कॉमर्स का बिजनेस करेंगे तो आपको क्या क्या खतरा होगा, किस किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। और वही इन चैप्टर्स में उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। सबसे पहली बात, व्हाट इज ई कॉमर्स। इतना सब पढ़ने के बाद भी क्या ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये ई कॉमर्स क्या है। यार इंटरनेट के माध्यम से करने वाला व्यापार, इंटरनेट को यूज़ करके करने वाला बिजनेस ई कॉमर्स कहलाता है। और इंटरनेट का यूज़ कैसे करते हैं, इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेट में वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट में HTTP प्रोटोकॉल है, जो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं। ये आप लिखोगे तो पता लगेगा यार इस बंदे ने तो पढ़ाई भी की। अदरवाइज आप कॉमन सेंस से भी चीज़ें लिखोगे तो अब इतना आपने पढ़ा है, इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा यार ई कॉमर्स में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते ई कॉमर्स सिक्योरिटी इश्यूज। अब ई कॉमर्स में क्या क्या खतरा है, किस किस चीज़ से हमें बचना है, लेकिन पता तो रहे। मतलब बस बचना है बचना है बचना है, लेकिन पता ही नहीं कि खतरा किससे है। तो वो खतरा, मतलब इश्यूज जानने की बात हो रही है। तो देखो जी, ई कॉमर्स सिस्टम पूरा का पूरा बेस्ड किस पे है, इंटरनेट के यूज़ पे। ठीक है, जो कि ओपनली सबके पास इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट अनरेगुलेटेड, अनमैनेज्ड एंड अनकंट्रोल्ड है। अ वाइड रेंज ऑफ रिस्क एंड थ्रेट टू द सिस्टम ऑपरेट। भाई इंटरनेट अनमैनेज ही तो है। आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हो, वो कोई देखने आ रहा है क्या। या उसके लिए कोई नियम बना दिया कि इंटरनेट पे जाके भाई साहब ये यूट्यूब नहीं चलाना, इंटरनेट पे जाके इंस्टाग्राम नहीं चलाना। अभी इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है ना, ये अनरेगुलेटेड है, ये अनमैनेज्ड है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे गूगल में जाओगे, सेटिंग में जाओगे तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई हार्मफुल वेबसाइट्स नहीं खुलेंगे, है। तो अनमैनेज्ड बहुत सारी चीज़ों में अभी भी इंटरनेट अनमैनेज्ड है, अनरेगुलेटेड है, अनकंट्रोल्ड है। इसकी वजह से क्या है, हाई रिस्क आ सकते हैं, हाई खतरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है सिस्टम को। चलो, अब क्या क्या खतरा है, क्या क्या इश्यूज है, एक बात बताओ। एक्सेस कंट्रोल, आपका मोबाइल है, अगर आपके मोबाइल में सही से अगर आपने अच्छा और लॉक नहीं लगाया मान लेते हैं, तो कोई भी आएगा आपके मोबाइल को ओपन कर लेगा और आपकी प्राइवेसी खतरे में हो सकती है, या आपकी प्राइवेसी
गई काम से, क्योंकि जो आप चाहते थे ये कोई और ना देख पाए या और ना ये जानकारी ले पाए, वो कोई ले लेगा। तो आपके मोबाइल को बिना आपकी अथॉरिटी के किसी ने एक्सेस कर लिया, किसी ने चेक कर लिया, किसी ने खोल दिया, तो वही होता है एक्सेस। तो एक्सेस को अगर कंट्रोल करना है, एक्सेस को अगर कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे, है ना। या फिर आप ये इंश्योर करोगे कि भाई मैं जिसको पासवर्ड दे रहा हूं वही बंदा एक्सेस करे। अब पासवर्ड कैसे रखना है, लॉजिकली रख लो, जैसे मोबाइल में आता है ना वो क्या कहते हैं, और उसको पैटर्न लॉक का, पासवर्ड का, फिंगरप्रिंट का, फेस लॉक का, वो अलग अलग चीज़ें। तो ये सब तरीके हैं एक्सेस को कंट्रोल करने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है, किस चीज़ की प्राइवेसी। अब यार आपकी लाइफ में इस टाइम प्राइवेसी क्या हो सकती है, ऐसा तो है नहीं आपके मोबाइल में बहुत सारे बिजनेस मीटिंग्स की चीज़ें हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है, अगर किसी मोबाइल में है तो अच्छी बात है। अगर वैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारी लाइफ में या हमारे मोबाइल में ऐसी चीज़ें तो होंगी नहीं कि बहुत सारे बिजनेस के वो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन सर क्या है फिर ऐसा, देखो हमारे मोबाइल में अभी भी हो सकता है हमारे 10th-12th के डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे ग्रेजुएशन, हमारी फीस स्लिप्स होंगी, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड होंगे, हमारे बैंक से रिलेटेड चीज़ें इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे ही तक रहनी चाहिए। अगर ये लीक हो जाती है तो क्या हो गया, आपकी प्राइवेसी गई। या फिर वैसे थोड़ा सा हट के बात करें तो जैसे कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं दोस्तों के साथ, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जहाँ हम पार्टी करने गए थे, हम चाहते नहीं कोई और देख ले, हमारे मम्मी पापा देख ले या बड़ा भाई देख ले, क्योंकि देख लेंगे तो फिर हम सोते जाएंगे। ठीक है, तो वो तो प्राइवेसी के नाम पे, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही बिजनेसेस में होता है, बिजनेसेस में बिजनेस के आइडियाज़ हो सकते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, ठीक है ना। बिजनेस के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उनको बचा के रखना है। और अगर उनकी कोई एक्सेस कर ले, और ई कॉमर्स में इस चीज़ का खतरा रहता है क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे चीज़ें चल रही हैं, तो प्राइवेसी का खतरा रहता है। तो प्राइवेसी आप समझ गए। ऑथेंटिकेशन, आपने देखा होगा ऑथेंटिकेशन का एक नया मेथड आ गया कि भाई आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपने शेयर कर दिया, इसका मतलब आपने ऑथेंटिकेट कर दिया, हाँ भाई ये जो माल देने आया है, जो सामान देने आया है ना अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, उसका एक्चुअल जो कस्टमर हूँ या जो कंज्यूमर हूँ वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देना, ओटीपी आ जाना, ये सब क्या है, ऑथेंटिकेट करना है। तो ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बार बार एक खतरा रहता है ई कॉमर्स में, कि हम सही बंदे को तो दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट, सही बंदे के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऑफलाइन में क्या है भाई, आप दुकान में जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं अपने सामने, उसको पैसे दे के खत्म, दुकान वाली की टेंशन ही खत्म। लेकिन यहाँ तो ई कॉमर्स में क्या है, ये भी पहुँचाने की जिम्मेदारी, सही बंदे के पास गया है, फिर रिटर्न का केस रहता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, नॉन रिप्यूडिएशन जो है लाइक ऑथेंटिकेशन ही है, कि सही बंदे तक मैसेज पहुंचना चाहिए, सही कस्टमर तक गुड्स पहुंचना चाहिए, सही बंदे ने ऑर्डर किया हो, सही शिपिंग जगह हो, सही ऑर्डर, सही प्रोडक्ट उसको पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारी रिप्यूटेशन भी, हमारी जो इज्जत है वो खराब हो सकती है। नाउ अवेलेबिलिटी, भाई ऑफलाइन में क्या होता है, आप दुकान पे गए, अरे भाई हाँ ठीक है देख लिया यार, यहाँ जीन्स है, यहाँ टी शर्ट है, ठीक है ये शर्ट है, तुरंत अवेलेबल है सामने। लेकिन ऑनलाइन में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अभी ऑर्डर किया हो और अपने घर घर के बाहर गए और वो ऑर्डर लेके खड़ा हो, नहीं होता है ना। अवेलेबिलिटी में टाइम लगता है ना ई कॉमर्स में, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी एक इशू है। आप बस प्लेन रीडिंग भी करोगे ना, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपका काम हो जाएगा। नाउ रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में और कौन से, वो तो इश्यूज देख लिए, अब रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है। डिनायल ऑफ सर्विस, ये डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, मान लो बहुत ही अर्जेंट मुझे कुछ चाहिए, अमेजन की वेबसाइट पे जाता हूँ, और वेबसाइट के जानने के जैसे www.amazon.com किया तो वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, वो वेबसाइट ही नहीं चल रहा है, मतलब डिनायल ऑफ सर्विस। वो एक्सेस, जब उसका वेबसाइट ही नहीं चल रहा है तो हम क्या ऑर्डर करें।
तो ये खतरा रहता है कि कई बार अगर बहुत ही हैवी बल्क में ऑर्डर आ गया और अगर वेबसाइट उसका नहीं चलेगा तो हमें वो सर्विस नहीं मिल पाएगी, हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो इंटरनेट के माध्यम के बिजनेस में जो ई कॉमर्स है उसमें इस चीज़ का खतरा रहता है। ऑफलाइन में ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई इंटरनेट चाहिए ही नहीं, है ना, बिना मोबाइल के जाओ कुछ भी काम हो जाएगा। नाउ गेनिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा सच एज प्राइस लिस्ट, कैटलॉग एंड वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अल्टरिंग, डिस्ट्रॉइंग और कॉपिंग इट। यहाँ पे इस बात का हमेशा खतरा रहता है कि मेरे कस्टमर का डाटा तो नहीं लीक हो जाएगा, मेरी खुद की जो प्राइस है वो कंपटीटर तो नहीं देख लेगा, मेरे कैटलॉग जो है वो दूसरे तो नहीं कॉपी कर लेंगे, मेरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, मेरी जो डेवलप की गई स्किल है, डेवलप की गया क्या प्रोडक्ट है, उसको कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, अल्टर तो नहीं ईजिली कर लेगा। तो ये चीज़ का डर है। वैसे ये नॉर्मल बिजनेस में भी इस बात का डर रहता है। अल्टरिंग योर वेबसाइट देयर बाय डैमेजिंग योर इमेज और डायरेक्टिंग योर कस्टमर टू अनदर साइट। आपकी वेबसाइट के साथ किसी ने छेड़खानी कर दी, कई बार आप देखते होगे न्यूज में, ट्वीट कर देता है कोई और बोलता है जी मैंने तो नहीं किया, किसी ने हैक कर लिया, है ना। तो आपके वेबसाइट को किसी ने और हैक कर लिया, गलत कर दिया, आपके वेबसाइट पे कुछ और डाल दिया, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे कुछ और ही चिपका दिया, आपकी इमेज तो गई। फेसबुक है आपका, किसी और ने हैक कर लिया और आपके फेसबुक से गंदी पोस्ट कर दिया या फिर कुछ गलत गलत फोटो अपलोड कर दिया, तो गलत हो जाएगा ना ये फिर। तो ये ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ल्ड है ना उसमें इन सब चीज़ों का खतरा है। या आपकी फ़ोटो है, फोटो का किसी ने अल्टर कर दिया, आप गए थे कॉलेज और दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते हुए की फ़ोटो अपलोड कर दी किसी ने, माँ बाप ने देख ली तो बस हो जाएगी पिटाई, ठीक है। तो गेनिंग एक्सेस, वैसे तो कोई कबड्डी अब खेलता नहीं होगा, मोबाइल में लगे रहते होंगे। गेनिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस और योर कस्टमर विद अ व्यू ऑफ प्रोफिटिंग फ्रॉम, मतलब आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कोई एक्सेस कर पा रहा है, आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके कस्टमर की जानकारी ले रहा है, किस वजह से ले रहा है, ताकि आपके साथ फ्रॉड हो सके। क्या होता है, आप किसी बैंक के कस्टमर तो होंगे ना, आपका अकाउंट किसी न किसी बैंक में होगा। अब आपका अगर डाटा लीक हो गया उस बैंक से तो एक फ्रॉड आपको कॉल करेगा, हेलो सर मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, है ना, सर आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है या फिर आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है, प्लीज़ अपना केवाईसी करवा लीजिए, और अभी अगर इंस्टेंट करवाना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गया होगा सर, वो ओटीपी शेयर कर दो। और जैसे ही आप सर सुनते हो तो बस फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है, इतनी रिस्पेक्ट, हमें किसी ने सर बोल दिया, अभी लो ओटीपी, क्या हमारे घर का एड्रेस लो तुम, ठीक है। तो आपसे फ्रॉड की इंटेंशन से तो कोई आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो ये ई कॉमर्स में पॉसिबल है। ये जो बैंक वाले जो इतने सारे काम कर रहे हो वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है भाई। यूजिंग वायरसेस टू करप्ट योर बिजनेस डाटा, कोई वायरस यूज कर लिया और आपके बिजनेस डाटा को करप्ट कर देंगे, तो ये सब ऑनलाइन की दुनिया में हो सकता है। इम्पैक्ट अपॉन द बिजनेस, अब यार जब इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ गलत हो सकती हैं और अगर इन केस हो गई तो क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा, अरे यार हद हो गई, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, किसी ने फ्रॉड कर दिया, हमें गलत केस में फंसा दिया जाएगा, लॉस हो जाएगा भाई साहब, पब्लिसिटी हमारी खत्म, गलत पब्लिसिटी हो जाएगी, क्रिमिनल चार्जेस तक लग सकते हैं हमसे, हमारे डाटा को मिसयूज करके कोई हमारे ऊपर एलिगेशन से लगा सकता है, केस कर सकता है, मार्केट शेयर हमारे हाथ से चला जाएगा। कस्टमर एक बार जाता है तो आता नहीं है, इतना कंपटीशन है मार्केट में, समझ रहे हो। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब देख लेते हैं जी रिस्क कौन कौन से, वायरसेस, ट्रोजन्स एंड वॉर्म्स। भाई साहब ये तीनों के तीनों एक रिस्क है, ये तीनों के तीनों क्या है, रिस्क है, और ये कंप्यूटर की दुनिया में ही हो सकता है। जैसे कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सब रिस्क के नाम है, ट्रोजन हॉर्सेज एंड वॉर्म्स, ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए इसीलिए जाते हैं कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सके, इन्फेक्शन फैला दे। अभी जैसे कोरोना वायरस बना था ना, जो शरीर में घुसते ही या बंदे को होते ही या इन्फेक्शन फैला रहा है, वो ऐसे ही ये वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेज और वॉर्म्स जो है वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और क्यों करेंगे इन्फेक्ट,
आपके कंप्यूटर को इन्फेक्शन करने से क्या फ़ायदा होगा उसको? भाई आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाएगा, और एक्सेस मिलने के बाद क्या होगा, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स की कॉपी हो जाएगी, वो कॉपी कर लेगा, आपके प्रोडक्ट, आपके कस्टमर, कैटलॉग, बहुत सारी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते थे वो ले लेगा। ठीक है, तो ये रहा वायरस एंड वॉर्म्स जो है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क पे फैल जाता है, अपने आप को वो कॉपी कर लेता है सभी फोल्डर में, उसके बाद कंप्यूटर में जो नॉलेज होती है उसको ले लेता है। नाउ ट्रोजन हॉर्स ऐसा है जो एक अलग प्रोग्राम है जो कि ब्लॉक कर देता है अनडिजायर्ड मालिशियस डिस्ट्रक्टिव कोड डिस्गाइज और हिडन इन अ ब्लॉक्ड। मतलब ये क्या करता है, ये हर फोल्डर में जाके अपने आपको छुपा लेता है और उस फोल्डर को खराब करने में लगा रहता है, फाइल्स खराब कर देगा, आपकी एक्सेल फाइल है, पीडीएफ में है, जो भी। बैकडोर ट्रोजन इज अ प्रोग्राम अलाउ टू रिमोट यूजर। ये जो बैक ट्रोजन है वो कहीं और बैठा है बंदा, वो दूर से बैठ के आपके सिस्टम के साथ फ्रॉड कर देगा, उसको आपके सिस्टम तक आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्लीज़ आप पढ़ लोगे, पूरी उम्मीद है मुझे 100% आपको समझ में आ जाएगा। नाउ security threats in the e-commerce environment, security intrusion and breaches, attacking methods like hacking, sniffing, cyber vandalism etc। अब ना बार बार रिपीटेड चीज़ें आ रही, देखो रिस्क टू ई कॉमर्स सिस्टम। ई कॉमर्स सिस्टम को क्या रिस्क रहेगा? अरे भाई कोई वायरस आ जाएगा तो हमारे सिस्टम को हार्मफुल इफेक्ट देगा, नुकसान पहुंचा देगा, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, करप्ट कर देंगे डाटा, हमारा डाटा डिलीट कर देंगे, हमारे हार्ड डिस्क को हटा देंगे हमारे सर्वर से, हमारे कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुरा लेंगे वो लोग, हैकर्स यही तो करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर है उसका गलत यूज हो जाएगा, मालिशियस पर्पस में गलत इस्तेमाल कर लेंगे, डिनाइल ऑफ से मेरा वेबसाइट ही हैक कर देंगे तो कोई कस्टमर मेरे वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और जब मेरे वेबसाइट को जो मेरा कस्टमर एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो मेरे से क्यों जुड़ेगा, वो दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा, दूसरे की वेबसाइट पर चला जाएगा और खरीद लेगा। मान लो अमेजन की वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप क्यों वेट करोगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, स्नैपडील पे जाओगे, मिंत्रा पे जाओगे, मीशो पे जाओगे, कहीं भी जाओ। ठीक है, नाउ हार्मफुल कस्टमर एंड ट्रेडिंग पार्टनर रिलेशंस बाय फॉरवर्डिंग वायरसेस देम फॉर योर ओन। भाई कस्टमर को नुकसान, ट्रेडिंग पार्टनर रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो बस अब सवाल उठता है कि जी वायरस बढ़ते कैसे, वायरस फैलते कैसे? भाई कोरोना वायरस कैसे फैला था? लोगों से मिलने पे, लोगों से हाथ हैंडशेक करने पे, तो आगे तक भी हाथ मत मिलाओ, हाथ मत मिलाओ, हाथ जोड़ो, है ना? तो भाई वायरस यहाँ पे कैसे फैलेगा? पेन ड्राइव से, सीडी से। अब तो पहले, अब तो खैर सीडी को यूज़ नहीं करता होगा, पेन ड्राइव की भी जगह अब लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। ईमेल से अटैचमेंट डाल दिया, जैसे ईमेल खोलेगा उस अटैचमेंट को ओपन करेगा, बस हो जाएगा जी। इंटरनेट के थ्रू आपके विंडो में डाल दिया, आपके इंटरनेट में डाल दिया, गलत तरीके से। स्पाईवेयर मतलब ऐसे छुपा के कोई कंप्यूटर में कोई फाइल डाल दी, जैसे उस फाइल को आप ओपन करोगे आपके कंप्यूटर को वो स्लो कर देगा या आपके कंप्यूटर को क्रैश कर देगा। तो ये सब है तरीका। ना प्रोटेक्टिंग द ई कॉमर्स सिस्टम। अब ई कॉमर्स सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने ई कॉमर्स सिस्टम को बचाना पड़ेगा। कैसे भी, किससे बचाएं? वायरस से बचाएं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से बचाएं, हैकर से बचाएं, वायरस से बचाना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें लिखी गई है। तो बचाएं, तो बचाने से पहले हमें पता लग रहना चाहिए कि थ्रेट्स क्या है, कौन कौन सा खतरा होने वाला है। वनरेबिलिटी मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए। वनरेबल मतलब मान लो अपने, अगर अपने घर में आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अब सबसे पहले क्या करोगे? ताला लगाओगे। तो अपने घर को आपने सेव कर दिया। लेकिन बिना ताले के जा रहे हो तो वनरेबल हो गया, मतलब अब इस पे अटैक करना आसान हो जाएगा, कोई भी इस आसानी से चोरी कर सकता है ना फिर। तो ये जो वायरसेस होते हैं तो ये ई कॉमर्स बिजनेस के लिए नुकसान है, या उसको ऐसा बना देते हैं कि कोई भी इसका नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, ना व्हाट आर द थ्रेट्स। अब यार बार बार वही चीज़ें हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं? वही चीज़ है यार, हैकर क्या करेगा, हमारे सिस्टम को देख लेगा, हमारे लैपटॉप को ख़राब कर, हमारे सर्वर को ख़राब कर लेगा, डाउनलोडिंग वेब पेज जितने भी ईमेल हैं उन सबको ऑथोराइज एक्सेस ले लेगा। यू शुड कंसिडर पोटेंशियल थ्रेट। अब भाई कौन कौन से थ्रेड्स हो सकते हैं, कौन कौन से एक्सपर्टीज हो सकते हैं, कैसे हैकर्स हमारे डाटा को ले लेंगे, यही सब चीज़ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट हम कर चुके हैं। अब है रिस्क असेसमेंट। ये पूरा थ्योरी मैं बता देता हूँ। रिस्क असेसमेंट क्या? किसी भी चीज़ का पता लगाना,
उसको जांचना, उसको समझना, उसका इम्पैक्ट कि किस लेवल तक नुकसान हमें हो सकता है, उसी चीज़ को जांचना, उसी चीज़ की एनालिसिस करना असेसमेंट कहलाते हैं। और यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि थ्रेट कौन कौन से होंगे, खतरे कौन कौन से होंगे, किस टाइप के होंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे। कॉमन ई कॉमर्स सिक्योरिटी टूल्स। अब यार ई कॉमर्स सिक्योरिटी टूल्स कॉमन कौन से हो सकते हैं? ऑथेंटिकेशन, अभी तो आजकल गूगल में भी हो गया है। आप एक लैपटॉप में गूगल अपना जीमेल लॉगिन करो, फिर जैसे ही लॉगिन करोगे किसी नए लैपटॉप में, तो अब गूगल में ऑप्शन आ गया 2 स्टेप ऑथेंटिकेटेड फैक्टर, मतलब आपके वो पूछेगा कि तुम्हारा ये जो जीमेल है ना, तुम्हारे मोबाइल में लॉगिन है, तो देखो तुम्हारे मोबाइल में ना एक 2 नंबर का डिजिट आया होगा, अपने मोबाइल में वो ओके करो, तब जाके यहाँ पे जीमेल लॉगिन होगा। तो ये क्या हो गया, इससे वेरीफाई, वो अपने, ये भी तो ई कॉमर्स ही है, जीमेल करना या जीमेल चलाना। तो उसने इंश्योर कर लिया कि इस जीमेल को वही बंदा एक्सेस कर रहा है जो इसका रियल ऑनर है, तो इसको बोलते हैं। तो आप ऐसे ही अपने बिजनेस में भी करो, यूजर नेम पासवर्ड बहुत ही लेंथ में रखो, नए नए कैरेक्टर रखो, कुछ ऐसा नहीं है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रखना है, ये सब 2 फैक्टर रखो ताकि आसानी से कोई लॉगिन ना कर पाए। डिजिटल सर्टिफिकेट से अपने आप को अपनी की से साइन करो, ठीक है ना। अपने फिजिकल बायोमेट्रिक कर लो अपने मोबाइल को बचाने के लिए, होता है ना बायोमेट्रिक। तो ये सब तरीका हम करेंगे। पहला तो ऑथेंटिकेशन हो गया, दूसरा एक्सेस कंट्रोल। भाई कोई मेरे मोबाइल को, कोई मेरे कंप्यूटर को एक्सेस ही ना कर पाए, उसको इतना रेस्ट्रिक्शन कर देना है, ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल कर लेंगे। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई हो गया, जैसे कि उसमें होता है व्हाट्सएप में आप किसी को मैसेज करो तो इनक्रिप्शन टेक्निक से वही बंदा उस मैसेज को पढ़ेगा जिसको आपने एक्चुअली किया, वो डिक्रिप्ट कर पाएगा इस मैसेज को, ठीक है। फायरवॉल, फायरवॉल एक तरीका है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे अपने आप को बचा सकते हो, अपने पीसी को सिक्योर कर सकते हो। फायरवॉल का ये बोले एंटीवायरस, एंटीवायरस का बोल सकते हो फायरवॉल, ठीक है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है। तो एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है जो आपके सॉफ्टवेयर को बचाता है, और एक नेटवर्क फायरवॉल जो जो नेटवर्क कनेक्टेड है, इंटरनेट नेटवर्क और भी कोई नेटवर्क है अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड, तो वो उसको सेफ्टी के लिए है। अब वही चीज़ है फायरवॉल के टाइप्स। तो देखो जी, पहला क्या है, पर्सनल फायरवॉल। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपके सिंगल कंप्यूटर को बचाने के लिए, सिंगल कंप्यूटर को। नेटवर्क फायरवॉल कि आपका कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आपके कंप्यूटर को बचाने के लिए नेटवर्क से, ठीक है। नाउ प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम वायरस, अगर वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म्स है, जैसे कि वहाँ पे फायरवॉल है, लाइक वैसा ही मैंने बोला एंटीवायरस का ही टाइप है वो फायरवॉल भी। तो अब हम वायरस से बचाना है, ट्रोजन से बचाना है, वॉर्म से बना है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कर दो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या क्या काम करते हैं, वो वायरस को स्कैन करते हैं सबसे पहले, और जब मिल जाता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और कोई मेथड है वायरस को रोकने से, प्रिवेंटिंग मतलब रोकने से, भाई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम वैलिड रखो अपने पास में, तो विंडो ऐसा ना हो विंडो करप्ट वाला चला रहे हो, लोकल विंडो चला रहे हो, किसी भी दुकान वाले पे चले गए भैया विंडो डाल दो यार मेरे कंप्यूटर मेरे लैपटॉप में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फायरवॉल ऐसा यूज करो से अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सके, ऐसा बंदा एक्सेस ना करे आपके लैपटॉप को जो अथोराइज्ड नहीं है। फायरवॉल ऐसा रखो अपने पास। अवॉइड करो डाउनलोड अनऑथराइज्ड प्रोग्राम, कोई ऐसे वेबसाइट से, कोई ऐसी जगह से ऐसा कोई डाउनलोड मत करो अपने मोबाइल और लैपटॉप में जो नुकसान पहुंचा सके। वायरस अलर्टिंग सर्विस भी रख सकते हो, पेड चार्जेज होते हैं जो बताएंगे भाई तुम्हारे में वायरस आ गया, तुम्हारे में वायरस आ गया। स्पाईवेयर, कोई अगर वायरस ऐसा जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको पकड़ लेगा। डिजिटल आइडेंटिटी, हर एक यूजर को एक आईडी दे दो कि भैया इस आईडी से जो बंदा ऑथोराइज्ड है वही आईडी, यहाँ पे जैसे कि टैली और में होता है कि टैली में यूजर आईडी और पासवर्ड, भैया इस टैली को यूज करने वाला यही यूजर है, जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड उसका मतलब वही चला रहा है। एक सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इनक्रिप्शन, सिक्योरिटी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क, सर्वर एंड क्लाइंट्स। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी, ये क्या है? देखो, क्लाइंट सर्वर मतलब क्या होता है, ये अब यूएस में एक बिजनेस है, यूएस में बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे बोला कि भाई क्लाइंट सर्वर को के नेट
क्लाइंट के सर्वर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो बड़ा ही हेडेक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। तो उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी सर्विस बनाई, इस फोटो से पता लगेगा। ये एक सर्वर है, इससे कनेक्टेड ये सिस्टम है, इससे कनेक्टेड ये सिस्टम, इससे ये और इससे ये। इस सर्वर को मैनेज करना है, क्लाइंट एंड सर्वर। इस सर्वर को ठीक कर रखना पड़ेगा ताकि इसके क्लाइंट काम कर पाए। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखो, खास नहीं है। ये सब यूएस वाले पॉइंट्स रख दिए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। इंक्रिप्शन टेक्निक हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नाउ ई कॉमर्स में जो इंक्रिप्शन टेक्निक है उसके टाइप्स देख लेते हैं। तो ये वाला पढ़ते हैं, डाटा एंड मैसेज सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन क्या करता है, आपके मैसेज को या आपके नॉर्मल मैसेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि ये जो मैसेज है वो उसी यूजर तक पहुंच पाए या उसी रिसीवर तक पहुंचे जो ऑथराइज्ड है, जो इसको इंक्रिप्शन को डिक्रिप्शन टेक्निक के द्वारा मैसेज रीड आउट कर सके। अब देख लेते हैं कि इंक्रिप्शन करने के तरीके कौन कौन से। नाउ ई कॉमर्स सिस्टम एंड यूज द फॉलोइंग इंक्रिप्शन टेक्निक। पब्लिक की, एसिमेट्रिक की बेस्ड एल्गोरिथम, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हम कोई जब डाटा या हम कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम प्राइवेट की से बनाते हैं और जिसको भेजा जा रहा है वो बंदा पब्लिक की से उसको एक्सेस कर लेता है। सिमेट्रिक की बेस्ड एल्गोरिथम और ब्लॉक एंड स्ट्रिंग कीपर, मतलब ये है कि जो भी इसमें की बनाया जाता है वो एक, कह सकते हैं हम, एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ करते हैं जिससे ऑथेंटिकेशन या उसको किसी ऑथोराइज्ड यूज़र को पता करने के लिए, ऑथोराइज्ड यूज़र को जानने के लिए वो मतलब एक कैपेबल होता है वो सिस्टम। ठीक है, तो वो यहाँ पे यूज होता है वो टेक्निक। नाउ हैशिंग और क्रिएटिंग अ डिजिटल समरी, ये सब एक टेक्निकल वर्ड है जो कि यूज होते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि यूज़ करना पड़ेगा आपको जब इनक्रिप्शन टेक्निक के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हैशिंग एक ऐसा मेथड है जिससे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर का टेक्निकल पॉइंट रहेगा, ये ज़्यादातर सिस्टम डेवलपर ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, इस फोटो से ये आपने कोई मैसेज भेजा, तो आपने अगर मैसेज भेजा पब्लिक की ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जो जिसको आपने भेजा उसके पास पब्लिक की है, और आपने मैसेज क्रिएट की है तो प्राइवेट की से। तो प्राइवेट की से आप क्रिएट कर सकते हो, पब्लिक की से। लेकिन अगर रेसिपिएंट के पास दोनों होने चाहिए, पब्लिक की प्राइवेट, कोई आपको भी तो भेजेगा तो आप रेसिपिएंट हो जाओगे, आप किसी को भेजोगे तो सामने वाला रेसिपिएंट हो जाएगा। तो आपके पास प्राइवेट की भी होगा, पब्लिक की भी होगा। अब चलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है भाई? इंस्टाग्राम है और ये यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इन सब चीज़ों पे क्या हो रहा है? ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन वीडियोज हैं, फ़ोटो शेयरिंग हो रही है। ये सब किस चीज़ के लिए? ब्लॉगिंग और अपना बिजनेस, ब्लॉग बनाना, अपनी वेबसाइट बना लेना, इन सब पे आप देखते हो प्रोडक्ट्स के इतने प्रचार हो रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। तो यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में आए? चलो यार, ख़त्म ही हो गया ये तो। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लेना, एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। देखो, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है राइट टाइप ऑफ कंटेंट और बिल्डिंग साइट। मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, कि उसमें राइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है। ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी चीज़ को ऑप्टिमम लेवल तक अगर आप करोगे, मतलब अच्छे से अच्छे लेवल तक यूज़ करना, तो सोशल मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसके राइट और अच्छे कंटेंट, जो फ्रेंडली कंटेंट्स हैं, उसको एक्सेस करना। वाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग? भाई अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो गलत चीज़ें पहुंचेगी ना लोगों के पास, क्योंकि आज लोग ब्लॉग्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ही पेड एडवर्टाइजिंग हो रही है ना, क्रेडिबिलिटी, लोग वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात मान रहे हैं, सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं रहेगी तो सोशल मीडिया पे जो ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब मार्केटिंग, कभी भी अच्छे तरीके से हो ही नहीं सकती है। नॉर्मल सी बात है।
प्रैक्टिकली आप लोग ये सब देख रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने फिनिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। भाई अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को यार, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। देख रहे हो यार, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं मेरे। चलो ठीक है जी। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे मैं पहले भी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जो कि अलग सब्जेक्ट में है। चलो खैर कोई नहीं, दोबारा यहाँ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।